फिर से नमस्कार दोस्तों। आज ही के दिन ये हमारा लगातार दूसरा वीडियो है और अगेन ये वीडियो भी एमपीपीएससी के द्वारा ही जारी एक और नोटिफिकेशन पर आधारित है। ठीक है ना, ये ऐसा लग रहा है सच्ची घटना पे आधारित है। तो ये है दोस्तों स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, है ना, 2024, लेकिन इसका सब कुछ 2025 में ही होना है। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं अगर आपको डेट ही देखनी है तो। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मैंने एक जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है ना, है ना, ऑन किस पर किया है, एम पी पी एस सी फूड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, जिसकी कितनी कितनी पोस्ट थी यार, 120 पोस्ट थी टोटल। ठीक है ना, उस पर मैंने बात की हुई है ना। तो आप उसको जरूर वॉच कर लें, है ना, मस्ट वॉच। ठीक है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, उसकी एलिजिबिलिटी पूरी चेक कर लीजिएगा। और अब ये सेकंड वीडियो है एमपीपीएससी पर, है ना, सेकंड वीडियो ऑन एमपीपीएससी। अभी एक और आएगी एमपीपीएससी जिसके लिए जानी जाती है स्टेट सर्विसेज के लिए, है ना, उस पर भी बात करेंगे। तो ये है दोस्तों हमारी इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर बनी हुई। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका लास्ट डेट फिल करने का 13 अप्रैल 2025। जानते इतने से पहले मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इसलिए ये इतने पहले से आ गया ताकि आप रेडी हो जाएं, आप तैयार हो जाएं। ठीक है ना, तो ये किसके किसके लिए है ये भी आपको सब पता चल जाएगा। आप पहले देखिए, ये है इसकी स्टार्ट डेट, है ना, स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी 14 मार्च को ये ओपन हो जाएगी और 13 अप्रैल को ये लास्ट डेट हो जाएगी, है ना। एज क्राइटेरिया वगैरह सब वैसी की वैसी जैसे पिछले वीडियो में थी, है ना। 21 साल आपकी मिनिमम एज रहेगी और 40 साल आपकी मैक्सिमम एज रहेगी। ठीक है ना, और ये जो 40 साल आप देख रहे हैं जो अदर स्टेट वाले भरेंगे उनके लिए भी 40 साल ही मैक्सिमम एज है। ठीक है ना, अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दूसरे राज्य में एससी में एसटी में कोई भी आरक्षित वर्ग में आते हैं, लेकिन जब आप मध्य प्रदेश का फॉर्म भरेंगे, अदर स्टेट वाले जब भी भरेंगे तो वो किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की तरह ही आपको ट्रीट किया जाएगा। तो आपको जनरल कैटेगरी में ही आपको मतलब जो है अनारक्षित श्रेणी में ही आपको रखा जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। सारा आरक्षण सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं को, मूल निवासी अनुसूचित जाति, मूल निवासी अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, और हमारे आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये सब जो है मूल निवासी जो होंगे सिर्फ इन्हीं को इनके आरक्षण मिलेंगे। जनरल में जो महिलाओं की सीट होती है, अगर इनकेस वो नहीं भराती महिलाओं के द्वारा, तो वही सीट जनरल के लड़कों द्वारा भराई जाएगी। लेकिन जो सीट मूल निवासियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सब के लिए, वो सिर्फ इन्हीं से भराएगी, वो किसी और से नहीं भराएगी। क्लियर है कहानी। मैं एक बात और बता दूं, जो रोजगार पंजीयन है, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, जो दूसरे राज्य वाले हैं उनको मध्य प्रदेश में पंजीयन के लिए कोई भी बाध्यकारी नहीं है, ना ही कोई अनिवार्यता है ना। जरूरी नहीं है कि आपने पंजीयन कराया हो, आप बिना पंजीयन के भर सकते हैं। ये हो गया अदर स्टेट वालों के लिए। अब यहाँ के स्टेट वालों के लिए क्या है, जो यहीं के मूल निवासी हैं, मूल निवासियों के लिए ऐसा है कि जब आप रिटर्न के लिए यानी जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब तो जीवित पंजीयन की, रोजगार जीवित पंजीयन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो इंटरव्यू में आपके रोजगार जीवित पंजीयन की आवश्यकता पड़ेगी, और इंटरव्यू के समय आपके पास रोजगार का जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि जब आप फॉर्म भरने जाएं तो एमपी ऑनलाइन वाले से ये भी कह दें कि भैया मेरा रोजगार पंजीयन भी कर दें। तो क्यों बात के लिए आप रुकेंगे, आप अभी करवा लें। और बाकी बाहर वाले राज्यों के बच्चों के लिए ऐसी कोई जरूरी नहीं है, साक्षात्कार में भी ऐसा, अब इसमें अभी तो मैंने यही पढ़ा है। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम एज मैंने आपको बता दिया है कि ये अदर स्टेट के लिए भी इतनी है, और जनरल के लड़के जो भले ही मूल निवासी क्यों ना हो उनके लिए भी इतनी है। ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो छूट है जो मूल निवासियों को मिलती है एज में, है ना, मूल निवासियों को जो छूट मिलती है एज में, वो मैक्सिमम 45 साल हो सकती है बस, है ना। मतलब 40 की जगह उनका एज मैक्सिमम 45 हो सकता है। 45 से ज्यादा छूट ये किसी को भी नहीं दे सकता। वैसा तो नहीं होगा ना कि रिटायरमेंट तक भाई अब आपको एज दे दे, हम आप आ रहे हो 60 साल में, मान लो कोई भर्ती हो रहा है तो 2 साल नौकरी करेगा छोड़ देंगे, ऐसे होगा क्या, है ना। इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखें भाई। 2 साल अगर आप सिलेक्ट हो गए इनकेस, तो आपको 2 साल का प्रोविजन पीरियड भी मिलेगा, है ना। प्रोविजन पीरियड में आपको रखा जाएगा, फिर उसके बाद आपको कंफर्म वर्फर्म किया जाएगा और अच्छी खासी सैलरी रहेगी। सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट यहाँ पर ओपन हुई हैं। ठीक है ना, तो मैं बात करूंगा अभी कहाँ पर कितनी कितनी हुई हैं, फिर है कहानी। और बस अभी तो इतना ही, अब आगे चलते थोड़ा सा समझते हैं जरा नीचे जाकर के चीज़ों को, है ना। ठीक है,
और कुछ ऐसे जानने लायक बात, हाँ जैसे कि अब आपको पता पिछली वीडियो में मैंने ये बात कही थी आपसे कि जैसे कि इसमें ये भी है कि मान लीजिए कुछ ऐसे लोग भी भरते हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी संतानें भी हैं। अब भाई अगर आपकी 2 संतानें हैं, है ना? 2 संतानें हैं, अब इसमें एक डेट आती है ना? उसको थोड़ा-सा गौर करिएगा, 26 जनवरी 2001। हाँ, 26 जनवरी 2001 से पहले अगर किसी के पास 2 से ज़्यादा संतानें हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्म भर सकता है। बहुत अच्छे से सुनिएगा मेरी बात। लेकिन अगर किसी के पास लेकिन अगर ऐसा है, किसी के पास 2 से ज़्यादा संतानें हैं, है ना? और बाई चांस ऐसा हो गया कि एक संतान उसकी 26 जनवरी 2001 को, 2 के अलावा जो तीसरी संतान है, वो 26 जनवरी 2001 को पैदा हो गई या उसके बाद पैदा हो गई। मतलब देखो अभी भी इसके पास 3 संतानें हैं, एक और 2 सिचुएशन समझो, 2 लोग हैं, इसके पास भी 3 बच्चे, इसके पास भी 3 बच्चे हैं। इसके 3 के 3 बच्चे 26 जनवरी 2001 से पहले के हैं, डेट ऑफ बर्थ के हैं। तो ये जो पिता है, ये एमपीपीएससी के लिए एलिजिबल है, ये इसे भर सकता है। अब इसको देखो जरा ध्यान से, इसकी भी 3 संतानें, लेकिन 2 संतानें जो हैं 26 जनवरी 2001 से पहले ही पैदा हो गए थे, ठीक है ना? अब हुआ क्या कि इसकी एक संतान 26 जनवरी 2001 या उससे बाद में पैदा हुई, तो फिर इनको सरकारी नौकरी के लिए नहीं माने जाएंगे। अब इनके ध्यान सुनना जरा, एक और तीसरा व्यक्ति लेते हैं जिसके अगेन 3 बच्चे हैं, लेकिन क्या हुआ कि इसका जो एक बच्चा था, पहला बच्चा, वो 26 जनवरी 2001 से पहले पैदा हुआ, ठीक? लेकिन अब ध्यान देना, अब क्या हुआ, अब जब इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, तो बाय चांस ये जुड़वा बच्चे हो गए इनको, ठीक है ना? अब ध्यान सुनना भाई, अब ये जुड़वा बच्चे 26 जनवरी 2001 या उसके बाद आ गए, तो अभी भी तो इनके 2 हो गए। अब मतलब इनके टोटल 3 बच्चे हो गए, एक पहले था, एक ये हो गए, है ना? तो ये भी पात्र रहेंगे क्योंकि जुड़वा बच्चे, ये तो किस्मत का खेल है ना साहब, है ना? ये तो किस्मत का खेल है, तो इनको कोई आपत्ति नहीं है। जो इनके जुड़वा बच्चे हो रहे हैं, मतलब एक पहले था और बाद में 2 हो गए, जुड़वा हो गए एक साथ, है ना? कौन सी डेट से? 26 जनवरी 2001 या उसके बाद, हाँ जुड़वा हो जाते हैं तो, है ना? तो अब क्या इनके भी 3 हो गए ना, तो फिर तो नियम के हिसाब से इनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो कुदरत का खेल है, इसलिए इसकी सजा इनको नहीं मिलेगी, ये नौकरी के पात्र होंगे। अगली बात बहुत ध्यान सुनिएगा, ये मैंने पिछली वीडियो में भी अच्छे से बताई हुई थी, और वो ये है कि अगर किसी के खिलाफ महिला, मतलब किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी अभ्यर्थी के खिलाफ जो इस फॉर्म को भरने जा रहा है, अगर कहीं पर प्रकरण दर्ज है या दोष सिद्ध हो गया है, बहुत ध्यान सुनना, प्रकरण दर्ज होना अलग कहानी है और दोष सिद्ध होना अलग कहानी है। अगर कोई व्यक्ति महिला के खिलाफ किसी कार्यवाही में दोष सिद्ध पाया गया है, तो वो ये फॉर्म नहीं भर सकता, वो इसके पात्र नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसका अभी वो दोष सिद्ध नहीं हुआ है, अभी उसका प्रकरण न्यायालय में लंबित है, वो चल रहा है, वो अभी लड़ रहा है, उसकी पेशी होती है, और अगर ये आदमी फॉर्म भर देता है और ये सिलेक्ट हो जाता है, तो फिर क्या होगा? क्या इसको नौकरी मिल जाएगी? नहीं, इसको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी सीट जाएगी भी नहीं, इसको होल्ड पे रखा जाएगा। यानी ये सीट अब रिजर्व हो गई है उस आदमी के लिए, जब तक न्यायालय से ये प्रकरण नहीं आ जाता, मतलब जब तक वर्डिक्ट नहीं आ जाता, जब तक उस मामले में फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस बंदे को ये सीट नहीं मिलेगी, लेकिन जाएगी भी नहीं। समझ गया मेरी बात? बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप सभी के सभी। और लास्ट में मैंने ये भी कह दिया था कि देखिए महिलाओं के लिए तो नियम ही नियम है, अब पुरुषों पर भी अत्याचार होना शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से पुरुषों के लिए भी आना चाहिए कि भाई अब महिलाओं को भी एक लाइन लिखो आप उसमें कि अगर कोई महिला पुरुष के खिलाफ किसी उत्पीड़न के मामले में दोष सिद्ध पाई जाती है, तो उसको ये जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है ना? ऐसा है, पर अभी कोई छूट नहीं मिलती है जनरल के लड़कों को, बात तो ये सत्य है ना? तो भैया आप काम करें, है ना? बनी बात है, उन्हीं के लिए कहा जाएगा जिनके लिए कुछ भी नहीं है। आप काम करें, आप किस चक्कर में ना पड़े। देखिए मैं तो यही मानता हूँ, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, देखिए एक से बढ़कर एक बच्चियां काम कर रही हैं साहब, आईएएस आईपीएस तक बन रही हैं, तो वो सिर्फ इसी वजह से हो पाया क्योंकि उनका डिस्ट्रक्शन लेवल 0 है ना, वो इधर उधर नहीं भटक रहे ना। लेकिन आपको पता नहीं क्यों इमोशंस के सागर में बहुत डूबने की इच्छा होती है, आपको लगता है कोई मुझे बाइक में घुमा दे, लड़कियों का ऐसा है ना? कुछ थोड़ी सी जो है, जो थोड़ा सा इन सब बातों से उठ गई है कि जिन्हें लगने लगा है, काफ़ी मूवीज़ देख ली है कि हम थोड़ा स्वाभिमान हो गया, हम लड़कों से खर्च नहीं करवाएंगे, हम अपने जेब से खर्च करेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि, नहीं समझ रहा आप मेरी बात, है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई जो क्या वो एक डायलॉग आता है ना कि चाहे चाकू गिरे लौकी पे, चाहे लौकी गिरे चाकू पर, कटनी तो लौकी ही होती है।
ठीक है ना। अब मैं अक्सर ये सोचता हूं कि ये जो कहावत बनाने वाले लोग थे, इन्होंने सिर्फ एक तबके को ध्यान दिया। इनमें इस लौकी वाले एग्जाम्पल में साफ समझ में आ रहा है कि चाकू समझा जा रहा है लड़के को, है ना, और लौकी समझा जा रहा है लड़की को। ठीक है। इसका मतलब यह है कि बलि का बकरा तो सिर्फ लड़की ही बनेगी, लड़के कभी बलि का बकरा नहीं बन सकते। ठीक है ना। अब ये कहावत भी आज के जमाने में सूटेबल नहीं है। ठीक है ना। अतुल सुभाष जैसे केसेस आप देख रहे हैं लगातार हैं, और बहुत सारे निलंबित केसेस पड़े हुए हैं, इतने सारे बेचारे भटक रहे हैं लगातार, एलिमनी देते हुए, तलाक होते हुए, है ना। शादी से लोग घबरा गए क्योंकि उन्हें शादी के बाद का जो ये भयावह दृश्य देखने को मिल रहा है वो बड़ा खतरनाक है। एक तरफ सरकार जो है वो इंटरकास्ट मैरिज के लिए आपको पैसे दे रही है, सब दे रही है, सब कर सकते हो आप, लेकिन उसी के नाम पर आप देखो जरा ध्यान से कि इधर कि भाई पैसे लेकर के ये तो हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद चंद पैसों के लिए आप शादी तो कर लेते हैं, लेकिन जो देना पड़ता है वो उम्र भर देना पड़ेगा। नहीं समझ रहे हो। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि आने वाले समय में लोग शादी ही नहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने की एक अच्छी खासी साजिश है कि लॉ बनाओ लोगों के मन में डर डालो और ये काम करो। अब क्या पता है यार, हम तो लोग कॉमन लोग हैं जो बस ये सब सोच सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, है ना। ऐसे सटायर करने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे जो मैं कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में आपसे। ठीक है। ये एक जस्ट यू नो जस्ट एक क्रैक है, जस्ट एक क्रैक है ना, जिसको बस ऐसे ही पढ़ लिया गया है, बस यूं ही नाप दिया गया है। पर मैं आपसे अगर मैं आपसे कैरियर के बारे में बात करूं कि भाई देखिए इन सब बातों में हम अगर नहीं भी जाए कि कौन क्या कर रहा है, सरकार की क्या नीति है, क्या कॉन्स्पिरेसी कहाँ क्या चल रही है, आप जाने तो ये सब भाड़ में, है ना, सब भाड़ में जाए। आपको क्या, लेट देम गो टू हेल, है ना, लेट एवरीथिंग गो टू हेल। माइंड दिस कि यार मुझे कुछ हासिल करना है, और अगर मैं समय वेस्ट करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना। वाकई कुछ नहीं मिलेगा, लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो गया, 60 साल की उम्र तक ही मैक्सिमम आप जी जाएं, बहुत बड़ी बात है। समझ गया ना। इसीलिए देखो आजकल बिजनेस का बोलबाला भी हो गया है कि लोग अब समझ गए हैं कि भैया क्या करेंगे। देखो तैयारी ना एक सीमा तक करनी चाहिए, मेरी यही मान्यता है ना। अब दुनिया को भी इतना समझदार हो जाना चाहिए और यूथ को तो बहुत ज्यादा। अगर आपको लगे कि 4 साल 5 साल देने के बाद भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है ना, जब तक ये मन कहता है, देखो बहुत सिंपल सी लाइफ है, किसी को सुनने की जरूरत थोड़ी है, किसी को समझने की जरूरत थोड़ी है। आपका मन जब जब कह रहा है कि भाई मुझे तैयारी करनी है, आप करने जाओ, जब जब कह रहा है कि छोड़ दो तो छोड़ दो, बात खत्म हो गई। अंदर से जील नहीं आएगा तब तक ये नई बात बनेगी। वो जो लोग बन गए उनका जील बना हुआ था तो वो बन गए, जिनका जील टूटता है बनता है, टूटता है बनता है, तो उनकी लाइफ वैसी हो जाती है, वो अलग चले जाते हैं। कुल मिलाकर के ये किसी को सिखाई हुई चीज नहीं हो सकती, कभी किसी को सिखा ही नहीं सकते आप। ये बात बहुत अजीब है, लोग जिसे कहते हैं कि इसे सिखाया जा सकता है, ये गलत बात है। किसी के पीछे पड़ जाऊं तो बस उसको तो मैं एक जेल खाना दे रहा हूं, जबकि ये नौकरी पाना तो एक जेल से आजादी के रूप में है। किसी को जेल में रख करके मैं उसे नौकरी नहीं दिलवा सकता। कोई इंसान अपने आप को स्वयं किस जगह पर रखता है, जेल के अंदर या जेल के बाहर, और उसके लिए जेल की परिभाषा आखिर है क्या। क्या वो जेल समझता है तैयारी करने को, तो वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। समझ गया ना। क्या वो जेल समझता है बाहर घूमने को, कुछ लोग के लिए जेल बाहर घूमना हो सकता है कि यार ये क्या यार हम बाहर घूमते रहते हैं यार, हमें पढ़ना चाहिए। दूसरे ऐसा भी सोच सकते हैं क्या ये हम दिन भर पढ़ते रहते हैं यार, हमें बाहर घूमना चाहिए। तो बाहर घूमने वाले के लिए बाहर जेल हो सकती है, अंदर रहने वाले के लिए अंदर जेल हो सकती है। किसकी मानसिकता कहां बदलोगे आप, कुछ नहीं बदल सकते आप। समझ गया ना। वो स्वयं बदलती है, अपने अंदर से आवाज आती है कि मुझे ये बनना है, और आप देखो आप वो बन जाओगे। वही इंसान वही बना ही है जो वो चाहा है। समझ गया ना। जो वो चाहा है वही बना है। तुम सच में नहीं चाहते कि तुम एमपीपीएससी क्रैक करो, तुम सच में क्रैक नहीं कर पाओगे उसे। और अगर तुम सच में चाहते हो उसे क्रैक करो, तुम जमीन आसमान एक कर दोगे। तुम ट्राई की नहीं सोचोगे, तुम दुनिया की परवाह नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं सोचोगे, तुम बस लगे रहोगे, तुम लगे रहोगे, और तुम एक दिन उसे क्रैक कर ही दोगे। समझ गए आप मेरी बात। तो इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है। और ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए भी बनाया, और मैं आपको इसमें थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ यहाँ पर। देखिए अगर आपको फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो वो आप 19 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक ये सही कर सकते हैं, लेकिन उसके पैसे लगेंगे, 50 रुपये लगते हैं इसमें। ठीक है ना। इसमें डिग्री जो है इंजीनियरिंग की होनी चाहिए आपके पास, वही अगर सिविल की पोस्ट है तो सिविल वाली हो, और मैकेनिकल की तो मैकेनिकल वाली। इसमें भी पिछली वीडियो की तरह ही 4 जो है केंद्र दिखाए जा रहे हैं जहां पर पेपर होने की आशंका है। ओएमआर सीट मिलेगी आपको, जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, और आपको गोला करना पड़ता है। गोला करने के लिए आपको काला बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है, कम से कम 2 या 3 लेकर के जरूर जाइएगा। ठीक है। और
ये इतनी सी बात हो गई। अब आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर ये रहा वो जगह जहाँ पर आप ये समझेंगे कि कहाँ पर कितनी पोस्ट है। तो अगर आप सहायक यंत्री यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, सहायक मतलब तो असिस्टेंट इंजीनियर ही होता है ना, असिस्टेंट इंजीनियर ही होता है। और ये सिविल की पोस्ट है। तो आप देखिए यहाँ पे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, इसमें जनरल के लिए 2 है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 हो गया, टोटल 6 हो गई है। ठीक है ना। अब ये महिलाओं के लिए देख लो आप, महिलाओं के लिए जनरल में सिर्फ 1 ही पोस्ट है, बाकी किसी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, कोई कैटेगरी के लिए नहीं है, सिर्फ जनरल में महिलाओं के लिए 1 ही पोस्ट है। ठीक है ना। और देखोगे तो महिला और कहीं तो महिलाओं के लिए है ही नहीं, फिर सीधे आपको 1 पोस्ट मिलेगी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में, 1 पोस्ट, और ये मिलेगी आपको ओबीसी के लिए। ठीक है ना। और दिव्यांगजनों में जो हमारे क्या कहते हैं निशक्त अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 1 हैंड वालों के लिए 1 पोस्ट है, वो भी पंचायत एवं ग्रामीण विभाग में इसमें है ना। वेतनमान आप देख सकते हो इतना तगड़ा आपका रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें विभाग विभाग पे निर्भर करता है, जैसे मान लें आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में अगर आप लगते हैं तो इतनी सैलरी है आपकी, लेकिन वो यहाँ पंचायत एवं ग्रामीण विकास में लगते हैं तो आपकी इतनी सैलरी है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में लगते हैं तो फिर वो इतनी सैलरी हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ देखो जरा, विद्युत, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये जो है हमारे, है ना, इनमें जनरल के लिए कोई पोस्ट नहीं है ना। इसमें 1 पोस्ट है एससी के लिए, ये एससी के लिए है, ये एसटी के लिए है, ये वाला इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो टोटल हो जाएगी 3 सीटें हो गई यहाँ पर। ठीक है ना। और महिलाओं के लिए और दिव्यांगजनों के लिए कहीं कुछ भी पोस्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना। मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कहीं भी नहीं है, जनरल के लिए तो है ही नहीं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, तो जनरल वाले तो गए काम से, एससी एसटी वाले भर सकते हैं, उनके लिए 1 1 मौजूद है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले भर सकते हैं। ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर के सिर्फ 3 ही पोस्ट है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बीच में, उसमें भी जनरल के लिए कोई पोस्ट नहीं है, जनरल वाले तो यहाँ से भी गए काम से। ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि कहाँ क्या कितना कितना होना चाहिए, है ना। एज क्राइटेरिया वगैरह मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है। ये डेट वगैरह लिखी हुई थी, है ना, और इसको हटा दीजिए, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। फीस देख लीजिए, अगर आप भाई जो मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी, उनके लिए भी 500, और मध्य प्रदेश के जो जनरल वाले बॉयज़ हैं, लड़के हैं, है ना, उनके लिए भी 500, और बाकी जितने भी हैं जो आरक्षित, जो सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, चाहे वो एससी एसटी, है ना, अन्य ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, गैर क्रीमी लेयर, और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन, इन सब के लिए 250 रुपये है। समझिए दोस्तों, ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है ना। और इसके बाद से मेरे हिसाब से ये ओएमआर के बारे में बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जैसी भी लगी हो बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।